जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर का जो है माइंडसेट कैसा होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि माइंडसेट की क्या डेफिनेशन है, माइंडसेट क्या होता है। तो माइंडसेट जो होता है सेट ऑफ बिलीव्स होता है, जो कि आप किस तरह सोचते हैं चीज़ों के बारे में, अपने बारे में, दुनिया के बारे में, और आपके आसपास जो हालात हैं उनके बारे में कैसे सोचते हैं। और जो दूसरा जो इसकी है डेफिनेशन, वो ये है कि आप जो है क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और आपके जो इर्द गिर्द जो सिचुएशंस हैं, हालात हैं, उनसे क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसको हम माइंडसेट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कारल ड्वेक, ये है यूएस में यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक है प्रोफेसर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो है माइंडसेट की दो टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप होती है वो होती है ग्रोथ माइंडसेट, और दूसरी जो टाइप होती है वो होती है फिक्स माइंडसेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। तो ग्रोथ माइंडसेट में जो होता है जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है वो लोग ये समझते हैं कि उनकी जो बेसिक एबिलिटीज हैं वो डेडिकेशन या हार्डवर्क से जो है वो डेवलप कर सकते हैं। यानी जो एबिलिटीज हैं, नई जो एबिलिटीज वो डेवलप कर सकते हैं हार्डवर्क और डेडिकेशन से। और जो इंटेलिजेंस और टैलेंट जो होता है वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए जो टैलेंट होता है और इंटेलिजेंस होती है, वो सिर्फ उसको स्टार्ट करने के लिए ये दो चीजें जो होती हैं वो चाहिए होती हैं। तो और दूसरा जो है वो ये बिलीव करते हैं, इस बात पे यकीन रखते हैं कि कोई भी चीज होती है अकॉम्प्लिश की जा सकती है किस चीज से, परसिस्टेंसी से और हार्डवर्क से। हार्डवर्क, परसिस्टेंसी और डेडिकेशन से, इन तीन चीजों से जो है कोई भी चीज है, इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल की जा सकती है। और उसके बाद जो है इनको जो है नई चीजें सीखना और ट्राई करना बहुत पसंद होता है। नई चीजें सीखना बहुत पसंद करते हैं और ट्राई करना बहुत पसंद करते हैं। तो ये जो क्वालिटीज हमने जो अभी देखी हैं, ये जो ग्रेट पीपल हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं दुनिया के, उन सब में जो है ये क्वालिटीज हैं। तो उसके बाद जो है फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? इसमें जो होता है कि लोग समझते हैं कि उनकी जो एबिलिटीज है ना वो फिक्स्ड है। यानी वो अपनी एबिलिटीज को मतलब बढ़ा नहीं सकते, नई चीजें नहीं सीख सकते। यानी उनकी एक लिमिट है जहाँ तक वो जा सकते हैं, उससे आगे वो मतलब आगे बढ़ नहीं सकते। उनका जो टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, उसको वो बढ़ा नहीं सकते। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कि वो उनकी जो इंटेलिजेंस है, जहानत है, और जो टैलेंट है, उसको ही ना वो डॉक्यूमेंट करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यानी उसी को ना बताने में, या उसी को अपना समझते हैं कि ये हमारी इंटेलिजेंस है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये मतलब यही हमारा वो है, लिमिट है। तो तीसरा पॉइंट जो ये है, ये यकीन रखते हैं, इनका बिलीव होता है कि सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए सिर्फ जो है टैलेंट चाहिए होता है, एफर्ट नहीं चाहिए होती। टैलेंट जो होता है बहुत ज़रूरी होती है कामयाबी के लिए। ये फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग हैं उनका ये माइंडसेट होता है। तो अब इसमें हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं कि फेलियर जो होता है, फेलियर, नाकामी जो होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, आगे बढ़ने के लिए एक मौका होता है। जबकि जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो समझते हैं कि अगर आप नाकाम हो गए तो यानी ये मतलब अगर मैं किसी चीज़ में नाकाम हो गया हूँ, फेल हो गया हूँ, तो ये मेरी एबिलिटीज की लिमिट है, इससे आगे मैं जा नहीं सकता। यानी यहाँ तक मेरी एबिलिटीज लिमिट कर जाती हैं। जबकि वो समझते हैं कि ये मौका है कि मैं अपनी एबिलिटीज को एक्सीड करूँ और आगे बढ़ूँ मैं। उसके बाद जो है ग्रोथ माइंडसेट वाले जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ। कुछ भी मैं सीख सकता हूँ और कर सकता हूँ। और ये जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो समझते हैं कि मैं किसी काम में या तो अच्छा हूँ या बुरा हूँ, या मैं उसमें अच्छा हूँ, गुड हूँ किसी काम में,
या मैं नहीं हूँ, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद जो है ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो सोचते हैं, उनका ये माइंडसेट होता है कि चैलेंजेस जो होते हैं वो ग्रो करने में मदद करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं इनको जो है चैलेंजेस नहीं पसंद होते, ये समझते हैं कि या तो मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं है। और ये एक और बात सोचते हैं कि माई एबिलिटीज आर अनचेंजिंग, यानी मैं अपनी एबिलिटीज को चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद जो है इनका ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है, वो कहते हैं कि मेरा जो एफर्ट है, मेरी एफर्ट और जो मेरी एटीट्यूड है वो उनसे मेरी जो है उन पे मेरी एबिलिटीज डिपेंड करती हैं कि मेरा एफर्ट और एटीट्यूड क्या है। अगर मैं एफर्ट और एटीट्यूड अच्छा है तो मैं एबिलिटीज मेरी एबिलिटीज अच्छी है, मैं उनको आगे बढ़ा भी सकता हूँ एबिलिटीज को। और जो उसके अलावा ये कहते हैं कि इन लोगों को जो होता है नई चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद होता है, नई चीज़ें सीखना और ट्राई करना बहुत पसंद होता है। जबकि ये जो होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले, वो कहते हैं कि मैं जो जानता हूँ आई स्टिक टू व्हाट आई नो, मैं जो जानता हूँ मैं उसी पे रहता हूँ, यानी उसके अलावा मैंने नहीं करना क्योंकि मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी, जो मैं जानता हूँ बस उसी वही काम करना है। अच्छा, उसके बाद जो है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या होता है। सबसे पहले तो हमने अभी दो टाइप्स देखी माइंडसेट की। तो सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका माइंडसेट जो होता है वो ग्रोथ वाला माइंडसेट होता है, उनका माइंडसेट ग्रोथ वाला होता है, फिक्स नहीं होता। उसके बाद जो होता है एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं और नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए हर वक्त रेडी होते हैं। और ये कहते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी हमने देखा था कि डेडिकेशन से, हार्डवर्क से और परसिस्टेंसी से किसी चीज को भी अकॉम्प्लिश किया जा सकता है, कोई चीज भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है। और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मिस्टेक से नहीं घबराते, वो मिस्टेक्स करना उनको मतलब मिस्टेक्स अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मिस्टेक्स जो होती हैं उनसे हम लर्न करते हैं, मिस्टेक्स और फेलियर से हम लर्न करते हैं और उससे जो फ्यूचर में उसको ना दोहराने की कोशिश करते हैं। यानी हाँ, दाग तो अच्छे होते हैं ऐसे। तो वो ये कहते हैं कि मिस्टेक से घबराना नहीं चाहिए, उनका ये माइंडसेट होता है कि मिस्टेक से वो डरते नहीं है, बल्कि उन मिस्टेक से सीखते हैं, फेलियर से जो उनसे गलतियां हुई उनसे सीखते हैं और उनको उनको जो है ओवरकम करते हैं, उनको जो है वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं, इस तरह वो सीखते हैं उनको। तो उसके बाद जो है इनके अंदर जो होता है करेज होता है, रिस्क लेने का जो होता है इनके अंदर करेज होता है। और इसके बाद जो है ये हाईली मोटिवेटेड होते हैं, हर वक्त जो होते हैं मोटिवेटेड रहते हैं और अपने आप को हर वक्त मोटिवेटेड रखते हैं। तो इनका एटीट्यूड क्या होता है। सबसे पहले तो ये सुपरविजन के बगैर भी काम कर सकते हैं, इनको कोई सुपरवाइज ना कर रहा हो तो ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है इनके पास जो होता है ये जो होता है ये क्विक डिसीजंस लेने के ना काबिल होते हैं, कि इनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी हालात में जो है सही फैसले लें और जल्दी क्विक डिसीजन लें। और उसके बाद जो है ये स्ट्रेस को हैंडल करना जानते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि स्ट्रेस जो होता है उसको हैंडल कर सकें। उसके बाद जो होता है ये अपने आप को हर वक्त सेल्फ मोटिवेट रखते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। और उसके बाद जो होता है ये ओपन माइंडेड होते हैं, नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई चीज़ें ट्राई करने के लिए ये खुले दिमाग के लोग होते हैं, ये घबराते नहीं है नई चीज़ें ट्राई करने के लिए और सीखने के लिए। उसके बाद जो है ये अपने एम पे, गोल पे, अपने ड्रीम पे जो होता है फोकस्ड होते हैं। और फिर जो है ये परसिस्टेंट होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं ये। और उसके बाद जो होते हैं ये पेशेंट होते हैं, पेशेंट यानी सब्र, इनके अंदर सब्र बहुत ज्यादा होता है, तो ये पेशेंट होते हैं। तो इनफेक्टिव एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड क्या है, कि सबसे पहले जो है डोंट केयर एटीट्यूड, के मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस काम से ये हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये इनका सबसे पहला जो इनफेक्टिव एटीट्यूड है वही है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, डोंट केयर एटीट्यूड। तो उसके बाद जो है नॉट बीइंग मेटिकुलस, टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, ये हर चीज़ जो है फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
यानी इसको हर चीज़ को मामूली समझते हैं। उसके बाद जो है तीसरा जो पॉइंट है वो है व्हाई शुड आई केयर। इनका जो होता है केयरलेस एटीट्यूड होता है। इनका एटीट्यूड जो होता है केयरलेस होता है, बिल्कुल किसी चीज़ के लिए मतलब केयर केयर नहीं करते। उसके बाद जो होता है ये इनका क्या माइंडसेट होता है कि वेट एंड सी, कि रुकें और देखें। उसके बाद जो है नॉन पंक्चुअलिटी, ये पंक्चुअल नहीं होते। और फिर जो होता है सब्सिडी मेंटेलिटी। और फिर है आस्क मोर गिव लेस, ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मिल जाए और हम जो है लोगों को कम दें। यानी खुद जो ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा ले लें लेकिन लोगों को हम कम दें, कम दें कम और हमें ज़्यादा मिल जाए। ये इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई, ये सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ई और एस का जो है माइंडसेट है, इनअफेक्टेड एटीट्यूड में उनका माइंडसेट आ जाता है। बिजनेस ओनर का क्या होता है? वो जो होता है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जो बी और आई क्वाड्रेंट के जो लोग होते हैं, वो ये उनकी ये कोशिश होती है कि वो लोगों को जो है ज्यादा दें, सर्व करें ज्यादा लोगों को, और जो है खुद बेशक उनको कम मिले लेकिन वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो लोगों को ज्यादा सर्व करें। उनको फिर कौन देता है? उनको जो होता है फिर नेचर देती है, लॉ ऑफ नेचर उनको जो है देती है। वो जब लोगों को सर्व करते हैं तो फिर नेचर जो होती है वो उनको सर्व करती है, उनको देती है। तो फिर उसके बाद है डेवलपिंग एन इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। हम एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें, समझें कि आपको क्या मोटिवेट करता है। आपको मोटिवेट हर वक्त मोटिवेटेड रहने के लिए क्या चीज़ चाहिए। तो उसके बाद जो है आप जाने कि आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ करना आपको पसंद है। फिर उसके बाद जो है रिवर्सल थिंकिंग, कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई फैसला कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो आप उसको बार बार सोचें, उसको हर एस्पेक्ट्स में जो है सोचें, तमाम एस्पेक्ट्स में सोचें कि ये करेंगे तो क्या होगा। तो हर जो एस्पेक्ट्स हैं, सारे एस्पेक्ट्स में उसको सोचें अच्छी तरह, फिर आप डिसीजन लें। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज करें। अगर आप एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाना चाहते हैं तो आप अपने आप को चैलेंज करना शुरू करें, नई चैलेंजिंग चीज़ें आप करना शुरू करें। फिर उसके बाद जो है ऑलवेज बिलीव दैट यू कैन, अपने अंदर जो है आपने अपने ऊपर यकीन रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। कि आपने लोगों को नहीं सुनना, आपने यकीन रखना है अपने ऊपर कि ये मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये मैं कर सकता हूँ। उसके बाद जो है ब्रेक अवे फ्रॉम नॉर्म्स, यानी असूलों से बढ़ के आप सोचें। जो असूल हैं, अकायद हैं, उनसे बढ़ के आप आगे सोचें। उसके बाद जो है डोंट बी स्केर्ड ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखने और ट्राई करने से ना घबराएं, मिस्टेक से ना घबराएं, फेलियर से ना घबराएं, क्योंकि वो जो है सक्सेस का पार्ट है। फेलियर जो है सक्सेस का पार्ट है। आप फेल होंगे तो आप उससे सीखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। जो ईएस वाले जो लोग होते हैं वो हमने पीछे ही पढ़ा कि वो जो होता है रिस्क नहीं लेते नई चीजें करने ट्राई करने का, क्योंकि वो फेलियर से बहुत ज्यादा डरते हैं, घबराते हैं। तो इस वजह से जो है वो नई चीजें ट्राई नहीं करते। लेकिन बी आई वाले जो होते हैं वो इससे घबराते नहीं है, उन्हें पता होता है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, इसको मिनिमाइज कैसे करना है, और इसको मैनेज कैसे करना है रिस्क को। अच्छा अच्छा, कॉमन क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि कैपिटल कैसे रेज किया जाए, और कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो पैसे कैसे इकट्ठे किए जाए, कैपिटल कैसे रेज किया जाए, और इन्वेस्टर्स कहाँ से लाएं। तो इसका जवाब जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी जो है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बुक जो लिखी है, रिच डैड पुअर डैड फाउंडेशन के जो बानी हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने ये आंसर दिया है कि यू डू नॉट हैव टू रेज द कैपिटल टू क्रिएट योर बिजनेस। आपको जो है कैपिटल रेज करने अपना बिजनेस आपने खड़ा करना है तो आपको कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन फॉर यू, क्योंकि आपके लिए वो पहले से कर दिया गया, कैपिटल जो है रेज कर दिया गया आपके लिए। लेकिन आपको जो है अपना बिजनेस आपको खड़ा करना है, आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना है। ये इसमें वो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, तो उसके बाद देखते हैं कि कैपिटल कैसे रेज करते हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो होता है सबसे जो नंबर वन जॉब होती है वो कैपिटल रेज करना होता है, कि पैसे कैसे हर वक्त जो है पैसा इकट्ठा किया जाए, कैपिटल रेज किया जाए।
तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कहाँ से कैपिटल रेज करते हैं? वो 3 ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनसे कैपिटल रेज करते हैं। सबसे पहले जो होते हैं कस्टमर्स हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स हैं, फिर एम्प्लॉयज हैं। तो सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर की जॉब होती है वो ये होती है कि कस्टमर से अपनी चीजें खरीदवाएं, यानी उनको उनसे अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदवाएं, ये उनका पहली जॉब होती है। तो जब अगर आपका जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि आप कस्टमर से अपनी प्रोडक्ट्स खरीदवाना शुरू कर देंगे, आप अपनी स्किल्स के थ्रू, तो अपनी सेलमैन स्किल के थ्रू, तो आप जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपके कस्टमर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो उसके बाद जो है जब आपका जो है बिजनेस जो है थोड़ा बड़े लेवल पे चला जाता है तो आप एम्प्लॉयज रख लेते हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, तो अगर वो एम्प्लॉय जो है, फर्ज करते हैं आपने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, अगर वो एम्प्लॉय आपको जो उसकी सैलरी है, आप उसको जो सैलरी दे रहे हैं उससे 10 टाइम्स अगर आपको इनकम नहीं दे रहा, बना के नहीं दे रहा, जनरेट करके नहीं दे रहा, तो आप आउट ऑफ बिजनेस है, तो आपका जो बिजनेस है ठप है। यानी आपको जो है आपके एम्प्लॉयज जो है, आपको अगर 10 गुना ज्यादा उनकी जो सैलरी है आप उनको दे रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा जो है काम नहीं ले रहे। हाँ, उनसे काम नहीं ले रहे, और उनसे जो है इनकम नहीं उनसे कमा रहे 10 गुना ज्यादा उनकी सैलरी से, तो आप आउट ऑफ बिजनेस हैं। तो ये 3 जो है ग्रुप ऑफ पीपल हैं जहाँ से एंटरप्रेन्योर्स हैं कैपिटल रेज करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। पीछे ये इस सवाल का भी जवाब है, तो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे शुरू करें, सरमाया किसको? जी ये भी जी, ये इसका भी सवाल का जवाब है कि लोग कहते हैं कि कैसे हम शुरू करें, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे शुरू करें, बिजनेस कैसे शुरू करें, सरमाया। हमारे पास सरमाया नहीं है। तो सरमाया इकट्ठा करने का जो है आपके पास 3 ये लोग हैं जिनसे आप इकट्ठा करते हैं। तो इसमें मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं जो हूँ मैंने इसको बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी को पढ़ा और इसके नॉलेज को मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो मैंने और बड़े भाई हैं राना अब्दुल्ला जो इस कोर्स में आगे आपको लेक्चर्स देंगे। तो मैं जब तब 9th क्लास में था और वो फर्स्ट ईयर में थे, तो हमने जो है एक ब्रांड शुरू किया जिसका नाम हमने रखा नेचुरल टच। तो उसमें हम ये करते थे कि लोगों को जो है उनके डोर स्टेप पे मीट, मटन, बीफ और देसी चिकन, प्योर देसी चिकन, जो ये बाजार की जो देसी चिकन है वो गोल्डन होती है, वो देसी चिकन नहीं होती। तो प्योर देसी चिकन जो है लोगों को उनके डोर स्टेप पे हम उनको देते हैं। तो हमने सबसे पहले अपने सप्लायर्स हमने ढूंढे, अपने चैनल्स बनाए कि कहाँ से हम ले सकते हैं प्योर चीज़ हमें मिले। तो हमने पहले अपने जो है सप्लायर्स बनाए, उनके साथ हमने डील की कि इस तरह हमने करना है कि आप हमें जो है मजीद जो है डिस्काउंट दें। तो हमने जो है आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इसकी। तो इस तरह हमने उनके साथ डील की, पहले सप्लायर के साथ, तीनों जो है मीट, मटन, बीफ और चिकन की। तो इन तीनों की जो सप्लायर्स थे अलग अलग, उनसे हमने डील की। तो फिर हम क्या करते थे कि हम ऑर्डर लेते थे। अभी तो वीकली लेते थे पहले, अब थोड़ा रेगुलर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम वीकली मतलब संडे में, जो हमने दिन रखा हुआ है संडे को, तो हम हमारे जितने भी कस्टमर्स हमने बनाए हुए हैं उनसे हम जो है ऑर्डर्स ले लेते हैं, और ऑर्डर्स लेके हम चले जाते हैं सप्लायर के पास, और उनसे जो है हम लेके आके इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके डोर स्टेप पे। तो इसमें जो है हमने इन्वेस्टमेंट हमने नहीं ली, हमने कस्टमर से पैसे लिए और वो जाके सप्लायर को दे दिए, जिन जो सप्लायर है, और उसमें से अपना जो शेयर है हमने अपने पास रख लिया। यानी इसमें जो है हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। हमने जो कस्टमर से जो प्राइस हमने आगे जिस प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट अपना शेयर रख के जो उनको कस्टमर को जो प्राइस बताई थी वो हम उनसे ले लेते हैं, और उससे जो है उनका जो ऑर्डर होता है वो सप्लायर से जाके लेते हैं, और वो फिर उनको जाके डिलीवर कर देते हैं। तो ये हमने जो है इस मॉडल पे जो है करने की कोशिश की है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो ये हमारा जो है चल रहा है, एक्सपीरियंस चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट आपने cover किया, हाँ, customer वाला। हमने जो है अभी कस्टमर से जो है कैपिटल रेस करने का जो पॉइंट है वो कवर किया हमने।
तो अभी हमने इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज़ पे तो अभी हम नहीं गए, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर जाएंगे। तो अभी कस्टमर से जो है हम कैपिटल रेज कर रहे हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अब सप्लायर से जो है ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो हम ये उन्हें कहते हैं कि हम जो है कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं उनका ऑर्डर, उनसे जो है पेमेंट ले लेते हैं, फिर आपको जो है पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह ट्रस्ट डेवलप हो जाए, कस्टमर के दरमियान आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाए और सप्लायर्स के साथ हो जाए, तो इस तरह भी किया जा सकता है। तो ये हमने किया है, एक्सपीरियंस किया है इसको इम्प्लीमेंट करके। इसके अलावा एक और भी मैं थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा एक और भी मैं एग्जांपल दूंगा। हमारे घर ना एक ब्रोशर आया, उसमें लिखा हुआ था कि आप जो है 2000 में अपने घर के सारे कपड़े, जितने भी आपके कपड़े हैं, वो आप धुलवा सकते हैं। लॉन्ड्री का उनका है। आप अपने कपड़े सिर्फ 2000 में, इतना तो आप अगर घर में भी धोएं तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ जाता है। मशीन की मेंटेनेंस, पानी, बिजली और सरफ और इतनी चीज़ें। तो हम बड़े हैरान हुए कि 2000 में वो कैसे मैनेज कर रहा है। तो उससे हमने राब्ता किया, तो उसने बताया कि हमने क्या किया है कि हम ये करते हैं कि कस्टमर से जो है एक साथ ही बल्क में ले लेते हैं, और हमने जो है लॉन्ड्री वाले से डील की भी है कि इतने में हम उससे जो है डिस्काउंट थोड़ा लिया हुआ है, और उससे उससे डील की भी है लॉन्ड्री वाले से। और वो आम बंदा, उसकी अपनी लॉन्ड्री नहीं है। वो जो है बस कस्टमर से जो है गाड़ी आती है, कस्टमर से कपड़े लेती है, वो लॉन्ड्री वाले को देता है, वो धो के जो है वापस दे देते हैं और वो अपना शेयर रख लेते हैं। उनकी अपनी लॉन्ड्री नहीं है। यानी वो बस ये करते हैं कि लॉन्ड्री वाले को दे दिया, उनसे बात हुई भी है डिस्काउंट की, जो भी उनका शेयर है, अपना शेयर रख के कस्टमर से ले लेते हैं, पेमेंट ले लेते हैं और उनको लॉन्ड्री से धुलवा के वापस दे देते हैं। तो ये है इस जो हमने कोर्स कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। तो ये इसकी एक दूसरी एग्जांपल थी। एक पहली एग्जांपल मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। चले इस तरह जो है बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। एक मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आप फ्रूट से जो है, फ्रूट और सब्जी जो है, इससे भी आप कर सकते हैं कि आप जो है सप्लायर बना लें, या मंडी में किसी से सप्लायर बना लें, या पीछे अगर कहीं से आपका और आपको सस्ते मिलता है तो वहाँ से सप्लायर बना लें। तो वहाँ से आप लेके जो है डोर स्टेप पे लोगों को जो है डिलीवर करें, जो मार्केट का रेट चल रहा है, या अपना आप रेट रखना चाहें, जो भी रखना चाहें, तो उस तरह आप डिलीवर करें। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो शुरू में जो है इसमें जो है इनकम थोड़ी होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो जब आपके कस्टमर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपका ट्रस्ट कायम हो जाता है कस्टमर्स के साथ, तो फिर जो है टर्नओवर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इनकम जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो है शुरू में तो अभी हम जैसे नेचुरल टच का कर रहे हैं, हम तो खुद करते हैं जाके, लेकिन आहिस्ता से टर्नओवर बढ़ जाएगा तो हम एम्प्लॉयज़ रखेंगे जो वहाँ से लेंगे और इधर डिलीवर कर देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस सुपरवाइज करेंगे उसको। हम इधर ही घर पे बैठ के वो एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो उनसे लेके, सप्लायर से लेके और कस्टमर्स को जो है डिलीवर कर देंगे। हमने इसमें कुछ नहीं करना। तो जब आहिस्ता आहिस्ता जब टर्नओवर बढ़ता है, कस्टमर्स बढ़ते हैं, तो उसके बाद जो है आगे जो 2 स्टेप्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, इन्वेस्टर्स वाले और एम्प्लॉयज़ वाले। तो ये था थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, उसके बाद जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिसका भी जिक्र हमने किया, तो वो कहते हैं कि इट टेक्स करेज टू डिस्कवर, डेवलप एंड डोनेट योर जीनियस टू द वर्ल्ड। कि आपके अंदर जो जीनियस है, आपके अंदर जो आपका जो जीनियस है, आपके अंदर जो स्किल है, आपके अंदर जो छुपी हुई चीज़ है, उसको डिस्कवर करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए और दुनिया को डोनेट कर देने के लिए आपको जो है करेज चाहिए होता है। करेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी पे जो है हम एक स्टोरी देख लेते हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये बुक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इसमें इन्होंने एक स्टोरी शेयर की, जिसमें जो है रॉबर्ट कहते हैं कि उनका एक दोस्त है, रॉबर्ट कियोसाकी। उनका एक दोस्त है जो कि एक बहुत ना जादूगर हेयर स्टाइलिश है। जब एक औरत को जो है खूबसूरत बनाना हो तो वो एक जादूगर है, बहुत अच्छा हेयर स्टाइलिश है, बहुत स्किल्ड है, गॉड गिफ्टेड है। तो वो जो है कई सालों से जो है इस पे बात कर रहा है कि मैं अपना सैलून खोलूंगा। अभी वो जो है किसी सैलून में किसी के सैलून में पे चेक पे यानी जॉब कर रहा है।
तो किसी के सैलून में जो है एक चेयर चला रहे, जॉब कर रहा है, उसको मंथली जो है उसको सैलरी मिलती है। तो वो कहता है कि कई सालों से वो बात कर रहा है कि मैं अपना सैलून बनाऊंगा और अपना सारा सैलून बनाऊंगा, लेकिन वो अभी तक नहीं बना सका। अभी तक वो उसी चेयर को चला रहा है उसी सैलून में, लेकिन अपना सैलून नहीं बना सका। तो एक और रॉबर्ट कहता है कि एक और मेरा दोस्त है, उसकी जो मिसेज है वो एक फ्लाइट अटेंडेंट थी, यानी एयर होस्टेस थी, ये हवाई जहाज में एयरप्लेन में होती हैं। तो वो अपने काम से जो है तंग आ गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जॉब को क्विट किया और वो स्टाइलिंग, ये जो हेयर स्टाइलिंग का स्कूल होता है उसमें चली गई, फैशन स्कूल में चली गई। तो वो वहां गई तो उन्होंने इसको सीखा, हेयर स्टाइलिंग को, और ये जो होते हैं इनकी पार्लर में जो जितनी भी सर्विसेज होते हैं इनको सीखा। तो अभी रॉबर्ट कहते हैं, ये अभी 2009 की बुक है। तो रॉबर्ट कहते हैं कि अभी 1 महीना पहले जो है उसने जो वो जो दोस्त की जो मिसेज हैं उन्होंने अपना सैलून ओपन कर लिया। जबकि वो जो दोस्त है जो एक महान हेयर स्टाइलिस्ट है, एक जादूगर है, जो कि बहुत सालों से कह रहे हैं वो अभी तक नहीं खोल सका। इन्होंने स्कूल से पढ़ा, उसको पढ़ा और अपना जो है सैलून खोल लिया। तो जब पहले दोस्त को पता लगा, जो हेयर स्टाइलिस्ट है बहुत अच्छा, तो उसको पता लगा कि इसने खोल लिया अपना, तो उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने जो है अपना सैलून खोल लिया। उसके पास जो है वो टैलेंट नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड एबिलिटी नहीं है, टैलेंट नहीं है, और ना ही वो मेरी तरह न्यूयॉर्क में ट्रेन हुई है, तो उसने कैसे खोल लिया, ऐसा हो नहीं सकता। तो रॉबर्ट कहते हैं कि जो पहला दोस्त है उसके अंदर जो है करेज नहीं था। उसके अंदर अगर करेज होता तो वो भी अपना सैलून खोल चुका होता, लेकिन जो दूसरी जो मिसेज हैं, जो फीमेल हैं, फ्लाइट अटेंडेंट थी पहले, उनके अंदर करेज था, उन्होंने अपना सैलून खोला और बड़ी शानदार ओपनिंग की, जिसकी वजह से जो है उस स्टेट के जो है बहुत से जो बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट थे, उस ओपनिंग की वजह से जो है उस सैलून की तरफ अट्रैक्ट हुए। यानी बहुत सारे जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं उनको भी ओपनिंग पे बुलाया गया। तो वो कहते हैं कि करेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनके अंदर करेज था। जो फ्लाइट अटेंडेंट थी पहले, उनके अंदर करेज था, उन्होंने अपना सैलून खोल दिया, जबकि वो इतना टैलेंटेड नहीं थी जितना वो था हेयर स्टाइलिस्ट था दूसरा, उसका दूसरा दोस्त था। तो ये जो है एक करेज की हमने स्टोरी हमने देखी कि करेज कितना इम्पोर्टेंट है इसको काम को करने के लिए। तो एक और रॉबर्ट बात करता है कि जो बच्चे होते हैं, जो यंग जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो होता है करेज ज्यादा होता है बड़ों से जो होता है करेज ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर उसको उनके ऊपर जो होती है ना, वो नहीं होती, यानी जिम्मेदारियां नहीं होती उनके ऊपर, इसलिए उनके ऊपर जो होता है करेज ज्यादा होता है। उनके अंदर जो होता है करेज ज्यादा होता है। तो वो एक एग्जांपल देते हैं कि एक बच्चा था, जो हाई स्कूल में एक बच्चा है, उसने क्या किया कि बेबी सिटिंग का बिजनेस शुरू किया। उसने क्या किया कि अपने जो क्लास फेलोज हैं उनको हायर किया, कि तुम बेबी सिटिंग करो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो वो उसने काफी अपनी क्लास से बच्चे हायर किए, अपनी क्लास के जो लड़के हैं उन्हें उनको हायर किया, और जो बेबी सिटिंग वो करते थे, और ये अपना शेयर रख के, यानी कस्टमर से अपना पैसे लेके और अपना शेयर रख के जो है उसकी सैलरी जो है उसको दे देता था, अपने जो जिसको दोस्त को हायर किया था, जो बेबी सिटिंग कर रहा, खुद वो कुछ नहीं कर रहा, उसने जो हायर किया हुआ बस। तो उसने जो है रिस्क लिया, उसके अंदर ये करेज था, उसने रिस्क लिया। तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, उसने जो है खुद वो कुछ नहीं कर रहा, उसने अपने दोस्तों को हायर किया और वो जो है सारा काम कर रहे हैं और वो अपना शेयर ले रहे हैं। तो ये उसने एक एग्जांपल बताई थी कि जो है बड़े जो होते हैं उनके ऊपर जो होती है जिम्मेदारियां होती हैं, तो फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं, तो इस वजह से जो होता है वो रिस्क लेने से घबराते हैं कि ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, हम तो देंगे। तो इस तरह जो जिम्मेदारियां होती हैं, तो बच्चों उनके ऊपर उनके अंदर इसी वजह से जो होता है करेज ज्यादा होता है। थैंक यू। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी हसीब भाई ने, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। तो अब आपके कोई क्वेश्चंस हो, डिस्कशन हो,
तो ज़रूर करें। मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ और हसीब भाई भी यहाँ पे मौजूद है। तो कल जो काफ़ी सारी जो है वो कंफ्यूजन थी, और आज के टॉपिक से उम्मीद है कि उसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिला होगा कि क्या